आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़। वहाँ डॉक्टर गंगवार से जानेंगे बागवानी के कुछ अनछुए पहलू, जिन्हें लगा के या करके हम जो है अपनी बागवानी को कामयाब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो मेरे किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं आज कैमरे की नज़र से, उन्हें पहले तो अपना परिचय दें और अपने संस्थान का परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पाल गंगवार है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ पर कार्यरत हूँ और वरिष्ठ वैज्ञानिक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा उद्यान, अब बात आती है उद्यान में कि जब हमारा किसान भाई एक बाग लगाने की सोचता है और उसे अच्छी जानकारी नहीं होती, तो वो सही से अपने बाग को लगाने का चयन नहीं कर पाता कि वो अपने पौधे किस तरीके से एडजस्ट करे और किस तरीके से लगाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को एक जानकारी दें कि वो मिक्स करके किस तरीके से बाग लगाए। बिल्कुल, देखिए, बाग की जो स्थापना होती है, उसका लेआउट होता है, उसकी रूपरेखा होती है जी। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे निर्भर करती हैं, एक अनुभवी किसान की ओर इशारा करती हैं। हमें बिल्कुल इस ओर काम करना है, प्लानिंग ऐसी करनी है कि हमें अतिरिक्त मुनाफे के तौर पर और चीज़ें भी मिलती रहें। जैसे आम के बाग के साथ आड़ू को शामिल करें, चारों तरफ मेड़ों पर हम लोग नाशपाती को रखें, तो ये प्लान अपने आप में एक अतिरिक्त मुनाफे के साथ जुड़ेगा। दूसरा ये है कि हमें उन वैरायटियों का सामना करना चाहिए जो वैरायटियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग दशहरी, लंगड़ा, चौसा इसी पे बात करते हैं। आजकल बहुत अच्छी वैरायटी आम में आ गई हैं। केसर है, पूसा सूर्या है ना, या हमारी अनमोल है एक प्रजाति। तो इन प्रजातियों को समावेश करें और इनकी लगाने की जो दूरी है वो हम लगभग 14 मीटर के आसपास रखें। आम से आम की दूरी 14 मीटर रखें जी। और इसके बीच में हम आड़ू को लें। आड़ू की एक प्रजाति बहुत अच्छी है जो बिल्कुल जिसको सुरखा बोलते हैं, और वो प्रभात के नाम से जानी जाती है। उस प्रजाति की परफॉर्मेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी है और किसान ले भी रहे हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जितने भी पोषक तत्व डालने हैं वो पोषक तत्व अलग अलग निर्धारण है। बाग का अलग है, आम के बाग का अलग है, और आड़ू के पौधे का अलग है। तो हमें इस तरह से करना है, जैसे हम जब भी भोजन देते हैं, आम के पौधे को देते हैं तो तने से लगभग 1.5 मीटर छोड़ के रिंग बनाकर हम भोजन डाल दें, और जो आड़ू का पौधा है उसको 2 फीट की दूरी छोड़ के तने से उसके बाद भोजन डाल दें, क्योंकि उसका जो रूट जोन एरिया होता है वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, वो नज़दीकी होता है, क्योंकि वो पौधा सीधे स्ट्रेट नीचे जाता है और उसका रूट जोन एरिया 1-1.5 मीटर में ही सिमट जाता है। तो जब भी भोजन डालें तो ऐसी जगह डालें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नाइट्रेट टाइप की भोजन होती हैं, जैसे हमारा यूरिया हो गया, वो तो चलायमान है, चल जाता है। लेकिन हमारी फॉस्फेटिक हो गई, जैसे हमारा डीएपी है, डीएपी में 18% नाइट्रोजन निकल जाती है, लेकिन फास्फोरस 46% रह जाती है। तो उसके लिए जब पौधों के आसपास पहुँचेगी, जड़ों के आसपास पहुँचेगी, तभी वो लेगा। तो इसलिए हम उसको खोदने के बाद अपनी उर्वरकों को डालें, और ये काम या तो हम नमी में करें, और अगर नमी में नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में आप सिंचाई ज़रूर कर दें, क्योंकि वो पानी के माध्यम से, नमी के माध्यम से रूट जोन में जाएगा। सूखे में अगर हम इन उर्वरकों का इस्तेमाल कर देंगे तो पौधे की जड़ें बिल्कुल नहीं लेंगी, या कम नमी में कर देंगे तो भी नहीं लेगी। अच्छी नमी होनी चाहिए, तो उसमें हमें इसका अप्लाई करना है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने आम और आड़ू की दूरियां बताई, अब हम बाग के चारों तरफ अगर नाशपाती लगाते हैं तो उन पौधों को हम कितनी दूरी पर रखेंगे? नाशपाती की जो दूरी है वो बिल्कुल कतई आप ये ना सोचें कि अगर हम मेड़ों पे लगा रहे हैं तो ज़्यादा नज़दीक लगा दें, क्योंकि नज़दीक लगाने से क्या होता है, पौधों में जो जड़ें होती हैं वो आपस में भोजन लेने के लिए लड़ती रहती हैं, और पौधे का जो फैलाव होता है, जो विकास होता है, वो कम हो पाता है। लिहाजा उसकी दूरी जो हम रखें लगभग आपको 3.5 मीटर 3 मीटर के लगभग रखें।
ठीक है, तो पौधा पूरी तरह से ग्रिप कर देगा। बल्कि मैं तो एक रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में कई किसानों ने इसको फॉलो भी किया है, आप नाशपाती की जगह बब्बू बोसा को लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बब्बू गोसा, तो क्या बब्बू गोसा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक प्रजाति आई है NS54 के नाम से आई है, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रजाति है। इस प्रजाति की परफॉर्मेंस नाशपाती से कई गुना अच्छी है और बाज़ार में बब्बू बोसा ज़्यादा बिकता है। नाशपाती कम बिकती है, वैल्यू इसकी कम रह जाती है, लेकिन बब्बू बोसा की वैल्यू ज़्यादा रहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बब्बू बोसा का जो फल है उसकी आयु नाशपाती की आयु से कई गुना अधिक है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है कतई ग्रीन होती है। इसकी जो स्किन होती है हल्का इसमें लालपन के स्पॉट डले होते हैं, ये जल्दी ही इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बब्बू बोसा ज़्यादा समय तक रहता है। आपने प्रायः ये देखा भी होगा कि बब्बू बोसा मार्केट में नाशपाती ख़त्म हो जाती तब भी चलता है। तो इसका मतलब सीधा सही है, फ्लावरिंग टाइम सेम है, फ्रूटिंग टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये है कि उसकी आयु ज़्यादा है, इसलिए वो किसानों को पैसा ज़्यादा दे देता है और नाशपाती नहीं दे पाती है। तो इसलिए बब्बू बोसा को आप रखो, सेम दूरी रखो जो नाशपाती की है, इसको चयन करो और इसमें इन प्रजातियों को चयन करो। हमारी पश्चिम प्रदेश के लिए बब्बू बोसा की बहुत अच्छे परिणाम हैं, लोग काम कर रहे हैं और इसका क्षेत्रफल और बढ़ने चाहिए। इसकी अपार संभावनाएं नज़र आ रही हैं किसानों के एक अतिरिक्त मुनाफे के तौर पर। तो डॉक्टर साहब, आपने जो है बाग लगाने की तरकीब और उसकी पूरी प्रक्रिया और एक नई बात और किसानों को बताई कि आप जो है बब्बू गोसा भी लगाएं और अतिरिक्त मुनाफा उठाएं, तो इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आपने डॉक्टर साहब से इतनी अच्छी जानकारी ली और उन्होंने बताया कि आप बब्बू गोसा लगा सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा उठा सकते हैं। तो अगर उनकी बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।